गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। ये आपकी केमिस्ट्री क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आपकी जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसकी फाउंडेशन ले करेगा। असल में जो केमिस्ट्री है वो इसी चैप्टर से शुरू हो जाएगी और जो आपने पढ़ा है अभी तक केमिस्ट्री में वो इतना रेलेवेंट नहीं बचेगा। हाँ, इम्पॉर्टेंट है वो भी, बट यहाँ से जो चीज़ें आप समझेंगे इस चैप्टर के अंदर वो आपको क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 10th हर जगह काम आने वाला है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हम डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जानेंगे एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। एटम के बारे में जानेंगे, फिर उसका जानेंगे कि हम एटॉमिक मास क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, आयंस की बात करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये देखो, ये हमारे कुछ लॉज हैं, 5 हमारे लॉज हैं। इन लॉज का यूज करके केमिकल्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं और कैसे नए चीजें बनाते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके बारे में समझेंगे। आप केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आई होप आपको क्लियर होगा, अगर नहीं तो फिर भी मैं बता देता हूँ। फिजिकल चेंज में हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में हमारा नया सब्सटेंस बनता है जिसकी कोई नई प्रॉपर्टी होती है। एक पेपर है आपके पास, आपने इसको बिट्स कर दिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, लेकिन हर एक इंडिविजुअल पेपर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम होगा जैसे बड़े पेपर का था। लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर ऐसा नहीं होगा। केमिकल चेंजेस के अंदर एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, एक बिल्कुल ही नई चीज बन जाती है जो कि अपने प्रीवियस प्रोडक्ट से, प्रीवियस जो चीजें थी उनसे बिल्कुल अलग होती है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ, इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। चलिए अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक एक करके डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी लॉज इसके अंदर आती है। सबसे पहले इसके अंदर आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो दूसरा हमें पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेल्स एक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये सब आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, 11th-12th में पढ़ेंगे, तो ये अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो अभी हम इन दो चीजों पे फोकस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि भाई मास जो है ना, मास प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था मास, जब मैंने ग्रेविटेशन की वीडियो में डिस्कशन किया था। मास जो है कांस्टेंट है। मास क्या है? कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट का यूज करके ये लॉ दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही वो क्रिएट होगा ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। इस वजह से हमारा क्या रहेगा, मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा किसी भी केमिकल प्रोडक्ट्स के बीच में। चलिए इसको केमिकल रिएक्शन की हेल्प से समझेंगे। एक केमिकल रिएक्शन में टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट्स का, देखो एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो जैसे कि H2 है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में क्या मिलके बनाएंगी? ये मिलके बनाएंगी H2O, ठीक है, ये मिलके बनाएंगी 2H2O। ये हमारा क्या है? ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो। दो दो आपके हाइड्रोजन है, 2 इंटू 2 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? मान लो 6 यूनिट्स आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ पे भी 6। तो ये देखो टोटल जो चीजें है ना यहाँ पे वो दोनों की सेम रहने वाली है। ये मैंने अभी आपको ऐसे ही कराया है, आपको डिटेल में अभी आगे कराऊंगा। ये टोटल जो मास है दोनों साइड वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन का कितना है? 4, ऑक्सीजन का कितना है? लेफ्ट पे 2, हाइड्रोजन का कितना है? 4, ऑक्सीजन कितना है? 2। तो ये क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मास वो चेंज नहीं होगा। अब देखो इसको कैसे करते हैं। ये हमारी जो चीजें थी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी रहती हैं, उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। इसको आप 10th में ही पढ़ोगे, बट अभी पढ़ लो तो ज्यादा रिलेवेंट आपके लिए लगेगा। ये होता है ना एरो, एक एरो लगा रहता है, ये दिखाएगा भाई कि क्या हो गया है, केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब इससे जो लेफ्ट में चीजें लिखी रहती हैं A+B, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन सी चीजें होती हैं? रिएक्टेंट वो चीजें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और
केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमारी चीज बनती है, मान लो ए भी बना, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स का मास मान लेते हैं, इसका एम ए है, इसका मास है एम ए, इसका एम बी, तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, दोनों का मास हो जाएगा दोनों का सम एम ए बी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन का मास जो होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 इंटू, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स है हाइड्रोजन के, 2, 2 इंटू 2 यानी कि 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का होता है 16, 2 इंटू 16 ये हो जाएगा 32। तो यहाँ पे देखो 4 ग्राम 32 ग्राम, यहाँ पे देखो इसका हाइड्रोजन का कितना है 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसको मल्टीप्लाई करो ये वाले 2 से, तो यहाँ भी आ जाएगा 36। यहाँ पे भी 36 ग्राम है, यहाँ पे भी 36 ग्राम है, 4 प्लस 2 36। तो हमारा मतलब क्या हुआ, हमारा मतलब इसको समझने का ये हुआ कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है दैट इज द कांस्टेंट, क्योंकि वही मास क्या होगा, प्रोडक्ट्स का भी मास होगा। तो रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास दोनों का क्या रहेगा, सेम रहने वाला है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये वीडियो में मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 से 4 वीडियो, 5 भी वीडियो बना सकता हूँ मैं इस चैप्टर की, लेकिन बहुत थोरोली इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आपका इस्तेमाल किया गया है। कितना ग्राम, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम, इसको आप साथ में लिखते भी चलिए, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, और वो रिएक्ट किया है 6 ग्राम ऑफ एथेनॉइक एसिड के साथ। अब रिएक्शन लिख लिया है हमने, सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड, ये कितना है, ये 5.3 है, ये कितना है, ये 6 है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है वो है हमारा सोडियम एथेनेट, उसका जो मास है वो हमें 8.2 दिया हुआ है। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 2.2 है, और H2O है 0.9 ग्राम। अब देखते हैं भाई इनका टोटल जो है मास वो क्या रहने वाला है, वो देखते हैं अब आगे। देखो ये वाली जो चीजें हैं हमारी, सोडियम कार्बोनेट और एथेनॉइक एसिड, ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स, की ये आपस में कंबाइन करके नई चीज बनाते हैं। सोडियम एथेनेट, CO2 और H2O, ये हमारे क्या हैं, ये प्रोडक्ट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट से बराबर होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा, इक्वल टू होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये हम ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे एग्जाम में मत लिखना, आप ऐसे लिखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपलर टर्म में आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मास जो है रिएक्टेंट्स का वो हमारा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। अब इसमें जो रिएक्टेंट्स थे हमारे, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एथेनॉइक एसिड, उनका मास कितना था, 5.3 प्लस 6.0 ग्राम। इसको जब हमने ऐड किया तो आ जाएगा 11.3 ग्राम। ये हो गया हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट्स। और दूसरा क्या था हमारा, मास ऑफ सोडियम एथेनॉइट 8.2, और उसके अलावा मास ऑफ CO2 2.2 और मास ऑफ वाटर 0.9। तो इन सबको जब ऐड किया तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.3 ग्राम आ जाएगा। ये हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो गया है। तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एकदम ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इट इज इन एग्रीमेंट विद द गिवन वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो दूसरा हमारा जो लॉ है उसको समझ लेते हैं। दूसरा हमारा लॉ कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक प्योर केमिकल सब कंपाउंड जो होगा उसके अंदर प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास irrespective of the fact from where the sample has been taken or from which procedure has been produced. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी बनाते हो ना, पानी के अंदर जो प्रपोर्शन है हाइड्रोजन का
और ऑक्सीजन का वो 2:1 है, मतलब 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 पार्ट आपका ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलाकर हमारे क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। अब आप वाटर कैसे भी बनाओ तो जो भी उनके बीच का प्रोपोर्शन आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो यही होगा, इसके अलावा वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हमारा 18 ग्राम ऑफ H2O है, हमारा 18 ग्राम ऑफ H2O है, उसमें हमारा क्या होता है 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास हमारा 16 है, और 2 ग्राम हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन के 2 पार्ट होते हैं, एक एक की वैल्यू 1 ग्राम हम मान के चल रहे हैं, 1 ग्राम होती है। तो भाई हमने ये जो हाइड्रोजन और इसका जो रेशियो निकाला है वो हमें निकाला है हमारा 2:16, दैट इज 1:8, 1:8। मतलब कि भाई हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा 8 टाइम्स ज्यादा है हमारे हाइड्रोजन से। ये मैंने यहाँ पे बताया था, ये पार्ट्स में बता रहा था कि 2 मॉलिक्यूल्स, 2 आपके हाइड्रोजन के एटम है और 0 आपके, एक आपका ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास के प्रोपोर्शन में समझते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो 8 टाइम्स ज्यादा है हमारे हाइड्रोजन से। सेम देखो इधर भी हमारा क्या होगा, इधर भी हमारा जो 36 ग्राम ऑफ H2O है, 36 ग्राम ऑफ H2 में देखेंगे तब भी हमारा जो प्रोपोर्शन आएगा वो 1:8 ही आएगा। सेम हमारा 9 ग्राम के अंदर आएगा। तो इससे हमारे हम ये कह सकते हैं कि भाई हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कि कहीं से भी सैंपल उठा ले तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसका अकॉर्डिंग हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सैंपल है उनका जो रेशियो है वो, उनके मास का जो रेशियो है वो 1:8 ही आएगा। इसका सैंपल अगर आप वेल से ले, पॉन्ड से ले या कहीं से भी ले, हर जगह का सैंपल का जो रेशियो है वो यही आएगा। अब हाइड्रोजन और एक एग्जांपल है यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भाई 1:8 में कंबाइन हो रहे हैं वाटर फॉर्म करने के लिए। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब भाई आपको 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको रिएक्ट कराना है कितना ग्राम आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सिंपली 24 ग्राम इसका आंसर आएगा। मैं बता देता हूँ आपको कैसे आएगा, वो देख लो आपने यहाँ पे 1:8 दिया हुआ है। हमें ये हाइड्रोजन का होता है, ये ऑक्सीजन का होता है। हाइड्रोजन की वैल्यू है 3 ग्राम, ठीक है। इसको हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 ग्राम यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो हमें 24 ग्राम मिलेगा और हमारा जो हाइड्रोजन है वो 3 ग्राम मिलेगा, तब जाके हमारा 27 ग्राम क्या बनेगा, वाटर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस 27 ग्राम के अंदर हमारा हाइड्रोजन 3 ग्राम होगा और ऑक्सीजन 24 ग्राम होगा, क्योंकि ये 1:8 रेशियो में दोनों के मास जो है वो रहता है। देखो यहाँ पे भी सेम चीज गिवन हुई है। अब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की जो वीडियो है उस दोनों वो उसके अंदर जो हमने दोनों लॉ पढ़े हैं आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, जिसके अकॉर्डिंग मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके अलावा हमने केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से समझा कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर लेफ्ट की तरफ हम चीजें लिखते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट की तरफ जो चीजें लिखते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके अलावा जो हमने आगे डिस्कस किया वो हमने बात की लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी जगह से कहीं से भी सैंपल उठा ले तो हमारे मॉलिक्यूल का जो रेशियो है वो हर जगह सिमिलर ही हमें मिलेगा। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हम कल पढ़ेंगे। उसमें डाल्टन ने बताया था कि भाई एटम्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।